नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कच्चे तेल पर फोकस बना है क्योंकि एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर को लेकर कुछ खबरें लगातार पनपती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ना हाँ हो रही है पूरी तरह से सीज फायर को लेकर, ना हो रही है, और इसी कारण हम देख रहे हैं कच्चा तेल एक दायरे में अटक कर रह गया है। अब सवाल यही है कि अगर सीज फायर हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, नहीं बात बन पाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, ओपेक 1 जून की बैठक में इसके बाद क्या निर्णय लेगा, इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो बड़ा पैनल है उनसे आपका परिचय करा दे। हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी शो में शामिल हो चुके हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी जी भी हमारे साथ शो का हिस्सा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ओके जतिन, आज के लिए ट्रेड बता दीजिए जरा, आज क्या रणनीति अपनानी चाहिए? नया क्योंकि जिस तरह से सीज फायर की अपडेट्स जो चल रही हैं उसका कोई कंक्लूजन नहीं है अभी भी। एक्सपेक्टेशन जरूर है, उसकी एक्सपेक्टेशन के पीछे ही हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है, लेकिन जब तक उसके अंदर कुछ कंक्लूजन आ नहीं आ जाता तब तक इसको एक स्टॉपेज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। सो प्राइसेस जो है वॉलेटाइल ही रहेंगे। हालांकि नियर टर्म ट्रेंड जो है मैं वीकनेस का ही देख रहा हूँ। 6700 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस ट्रेड करेंगे, लेकिन आज के पर्पस में सिर्फ इंट्राडे पर्पस से कॉल रहेगा, बाइंग की सलाह रहेगी। 60 से लेके 65-70 के आसपास 15-20 रुपए की गिरावट मिलती है एमसीएक्स पर, तब आप उसको बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वो 65-40, 65-30 के नीचे रखना है, और हायर साइड पे 66-50 के आसपास का टारगेट जो लेके चलना है, क्योंकि सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी जो है उसके लिए वेट करना है। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए कॉल नहीं है, वो वेट करें हायर लेवल्स का, और डे ट्रेडर्स के लिए सिर्फ ये कॉल रहेगा, ओनली फॉर डे ट्रेडिंग पर्पस। तो ये कैटेगोरिकली प्लीज नोट कर लें कि ये डे ट्रेडर्स के लिए कारोबार है, ये आपको लंबा लेके नहीं जाना है। और मनोज जी भी बोल चुके हैं कि 6440 एंड 6700 ऑन द टॉप साइड, ये अब यहाँ रेंज रहने वाली है और इस डेवलपमेंट पे पूरी नजर रहेगी। फोकस जरा मेटल्स की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि एलमी पर एक दिन की छुट्टी के बाद जो अब मेटल्स लौटे हैं, क्या स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर हमने देखा $10,000 का एक ही रेजिस्टेंस था, फिर उसके पार चला गया है। जिंक, लेड की कीमतों में खासतौर से कल ही हमने देखा था शंघाई लेड 6 साल के ऊपरी स्तर पर चला गया, और आज एलएमई लेड है वो 6 महीने के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। जिंक और एल्यूमिनियम को भी सपोर्ट मिला है। क्या राय बन रही है अब यहाँ से मनोज जी, मेटल्स में क्या दिख रहा है? मेटल्स अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव बने रहेंगे नया जी। 2-3 फंडामेंटल जो शेपअप हो रहे हैं, एक तो यहाँ पे जो यूएस के जॉब के डेटा आए थे उसके बाद डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। दूसरा, यहाँ पे यूएस के डेटा के बाद फिर एक बार रेट कट की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, और यहाँ पे जो रशियन प्रोड्यूस मेटल है उसके ऊपर सैंक्शंस के चलते यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एलएमई के स्टॉक्स है वहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही नजर आता है। डिप्स बाय की सलाह रखना चाहिए, रणनीति बना के चलना चाहिए। एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर तीनों मेटल अच्छे लगते हैं। एल्यूमिनियम में 232-33 के दायरे में यहाँ पे बाय की रणनीति बना के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो लगाना है 228 का लगाना है। ऊपर में 238 और 241 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। वहीं कॉपर में भी 860 के स्तर के आसपास मिले तो वहां पे बाय करना चाहिए 854 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 874 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ऑलराइट जतिन, आपका व्यू मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगी, क्योंकि मेटल्स हाल फिलहाल में काफी एलिवेट किए हैं और इस साल सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इनफैक्ट हमने मेटल्स में ही देखा है। फिर चाहे आप कॉपर ले ले, जिंक ले ले, जिंक का प्रदर्शन खासतौर से अच्छा रहा है। जिनके पास ऑलरेडी पोजिशन है कुछ समय से, क्या आपको लगता है उन्हें कैरी करना चाहिए? नेहा, अगर लंबी अवधि के लिए ट्रेड लिया है और पोजीशनिंग बना के रखी है तो डेफिनेटली कैरी करें और होल्ड करें, क्योंकि सेकंड हाफ जो है वो और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ दिखेगा। जो सेकंड हाफ जो 2024 जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहना चाहिए बेस मेटल्स के लिए। तो ऑन द पोजीशनिंग साइड अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है वो बनाकर रखें, रोलिंग जो है वो करते रहें, क्योंकि जिस हिसाब से पोजीशनिंग बनी हुई है, चाइनीज़ इकोनॉमी का पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा का रिवाइवल होना, और साथ ही साथ में डॉलर इंडेक्स का कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग आना बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल जो यू टर्न लेना शुरू करेगा, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो भी कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व के टूल के अंदर एक इंडिकेशन देगा कि आगे चलते हुए इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जो है उनकी नोट्स जो है पॉजिटिविटी के बढ़ जाते हैं डेटा खराब आने के कारण से। तो ये सब एंगल्स जो है बेस मेटल्स के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव आगे चल के ही बने रहेंगे।
और जो लॉन्गर टर्म होराइजन और 6 महीने डाउन द लाइन जो देख रहा है जी। और होल्ड करने की क्षमता भी रखता है, उनके लिए व्यू पॉइंट रहेगा कि बने रहे पॉजिटिविटी के साथ में। मेटल्स में लंबी तेजी दिख रही है और सेकंड हाफ खासतौर से स्ट्रेंथ वाला रहेगा। जिंक कॉपर पे आज फोकस करें 241 के टारगेट के लिए जिंक में, और कॉपर 874 तक ऊपर दिख रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए 10 सेकंड में मुझे बता दीजिए जतिन, गोल्ड सिल्वर निवेश के लिहाज से आपको कौन सी कमोडिटी बेहतर लग रही है? नया, क्योंकि अभी हम सेकेंड हाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और एक आध 2 महीने में मुझे लग रहा है सिल्वर के अंदर जो रैली जो है वो और ज़्यादा पोटेंशियली बढ़ना शुरू हो जाएगी इन लाइन विद बेस मेटल व्यू जो मैंने पहले दिया था। लेकिन अभी थोड़ा सा 1-2 महीने का और अभी टाइम फ्रेम बाकी है, तो मैं गोल्ड के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो कहीं न कहीं परफॉर्मेंस जो अभी भी बनाकर रखा हुआ है। बाउंड की स्ट्रैटेजी बनानी है तो गोल्ड में पहले बनाए, 1 आध 2 महीने तक ये स्ट्रैटेजी और बनाकर रखें। कमिंग जून जुलाई के बाद जो है मेरा फोकस जो है एंटायरली सिल्वर के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बेस मेटल मार्केट के साथ में सिल्वर जो है वो भी आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करेगा गोल्ड के कंपैरिजन में। सो राइट नाउ गोल्ड के ऊपर कंसंट्रेशन रखिए, बाउंड की स्ट्रैटेजी वहाँ पर बनाकर रखिए। बिल्कुल। चलिए मनोज जी और जतिन जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे नॉन एग्री स्पेस में आज अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।